हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है अल्कोहल फिनॉल ईथर। और अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमने अल्कोहल और फिनॉल को तो कंप्लीट रूप से हमने उसको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस, ठीक है, उसको बनाने की विधियाँ, ठीक है, और उस इंडस्ट्रियल लेवल के जो अल्कोहल थे अपने, ठीक है, वो कौन से थे, मिथेनॉल, इथेनॉल, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर से, हाँ जी, हमने स्टार्ट किया था ईथर्स का प्रिपरेशन। हमने क्या स्टार्ट किया था? ईथर्स का प्रिपरेशन। और उसमें मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अपन क्या बनाते हैं? ईथर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपको टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि आप टेम्परेचर कैसे मेंटेन करोगे वहाँ पे। 30 डिग्री अगर 30 डिग्री यदि आप वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वहाँ पर भैया आपको एल्कीन भी मिल सकती है, आपको एल्कीन भी मिल सकती है। तो वहाँ पर टेम्परेचर का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था। दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। उससे आप क्या करते थे? सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल लेते थे और उसकी रिएक्शन आप कराते थे अल्काइल हैलाइड से और आपके पास ईथर बन जाता था, ठीक है। वहाँ पर आप उस केस में आप 3 डिग्री, हाँ जी, 3 डिग्री आप अल्कोहल भी ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपके पास फ़ायदा था। जबकि आप यदि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से ईथर बना रहे हो तो आप 3 डिग्री अल्कोहल नहीं ले सकते, ठीक है। वहाँ पर आप केवल और केवल 1 डिग्री अल्कोहल ले सकते हो। 2 डिग्री भी इतना अच्छे से वहाँ पर वर्क नहीं करता, उसकी रिएक्टिविटी भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो इतना सब हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स, मतलब अल्कोहल के भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण किस किस तरीके से होंगे, वही इसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी स्मेल वगैरह, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे, सॉल्युबिलिटी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, इसकी डेंसिटी वगैरह, ठीक है, इसकी क्वथनांक, गलनांक वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम इसको अल्कोहल फिनॉल से भी कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से भी इसको अपन कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ईथर्स की भौतिक गुण या ईथर्स की अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए, हम पढ़ेंगे भौतिक गुण किसके? ईथर के। आइए देखो, ईथर जो होते हैं क्या होते हैं? ROR, सबको पता है बहुत अच्छे से, ROR। लेकिन एक्चुअल में ये ROR जो होता है ये इस तरीके से नहीं होता जैसे अपन लीनियर देख रहे हैं, इसको अपन रेखीय रूप में देख रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन है, इससे दोनों तरफ R जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसकी शेप ये एग्जैक्टली नहीं होती है, ठीक है। इसकी शेप जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है? इसकी शेप होती है ये R और ये R। इसको अपन बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं इसको अपन? बेंट शेप या फिर वी शेप। बेंट शेप होती है इसकी, बेंट मतलब मुड़ी हुई, ठीक है। और यहाँ पे इसको पर बोलते हैं वी शेप, ठीक है, ये इसकी शेप होती है। और ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बता ही दिया था इसका कि टेट्राहेड्रल इसकी क्या होती है? ज्योमेट्री होती है, मतलब चतुष्फलकीय इसकी क्या होती है? ज्यामिति होती है, ठीक है। जब आप वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी में अब हम देखते हैं कि 2 लोन पेयर आने की वजह से, ठीक है, जो चतुष्फलकीय शेप होती है उसमें, हाँ जी, जो लोन पेयर होते हैं 2, उसमें 2 लोन पेयर आ जाते हैं और लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, शेप में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, आकृति में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए ईथर की जो आकृति हो जाती है ऑक्सीजन से, ये 2 इस तरीके से आते हैं, ये कभी भी एक लीनियर फॉर्म में या फिर रेखीय रूप में ये नहीं व्यवस्थित होते हैं। ये कैसे व्यवस्थित होते हैं? इस वी शेप में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जब मैं आपको 11वीं क्लास में वेस्पर थ्योरी समझाऊंगा तो आप वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। संकरण और वेस्पर थ्योरी हम एक साथ पढ़ते हैं वहाँ पर, ठीक है। ओके, देखिए, तो ये अपना क्या है? ईथर हो गया। इसकी शेप कैसे होती है? वी शेप, क्लियर। तो एक्चुअल में इसकी वी शेप, अगर ये ऐसे होता, ROR ये लीनियर होता, तो भैया इस ऑक्सीजन से जितने इलेक्ट्रॉन्स R दे रहा है उतने ही तो कौन देगा? ये R देगा। इसका मतलब इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट है, वो कितना हो जाना चाहिए था? 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन इसकी शेप इस तरीके से ना हो के, जबकि हमें पता है ये बॉन्ड कैसे पोलर है, ये कंपाउंड कैसा है? हाँ जी, अगर इसमें बॉन्ड देखें हम, RO बॉन्ड पोलर है, ये OR बॉन्ड भी पोलर है। लेकिन भैया एक कंपाउंड जो है, अगर ये इस शेप में होता तो ये नॉन पोलर हो जाता। लेकिन ये कंपाउंड कैसा होता है? पोलर होता है, मतलब ध्रुवीय होता है, ठीक है। ये बॉन्ड भी कैसा है? ध्रुवीय है। ये बॉन्ड भी कैसा है? ध्रुवीय है, ठीक है। तो मतलब ये कंपाउंड भी ध्रुवीय है। क्यों है? क्योंकि इसकी शेप कैसी है भैया? वी शेप। अगर इसकी लीनियर होती, रेखीय इसकी शेप होती, तो भैया ये कंपाउंड ध्रुवीय, पोलर नहीं होता, ठीक है। ये पोलर नहीं होता, ये कैसा हो जाता? अध्रुवीय हो जाता। जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, जैसे BeCl2 की बात करते हैं अपन, BeCl कैसा होता है? लीनियर होता है BeCl2, सही है। इसका क्यों होता है? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गए दोनों के दोनों। जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इधर से इतने खींच रहे हैं, इधर से इसने खींचा, इसका मतलब कैंसिल आउट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो खींच रहे हैं वो बिल्कुल बीच में रहेंगे वो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, क्लियर।
तो आपको समझ में आ गई ये बात कि ईथर्स जो होते हैं इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो भैया 0 नहीं होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा। देखो हम पढ़ते हैं ईथर में CO आबंध कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर दो एटम के बीच में उनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो भैया वहाँ पर ध्रुवीय नेचर आ जाता है, मतलब पोलर नेचर आ जाता है, ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति आ जाती है। तो CO आबंध कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। अतः ईथर जो होते हैं, ईथर का नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब इनका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा, इनका डाइपोल मोमेंट तो होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। अगर ये लीनियर होते हैं तो भैया नहीं होता, लेकिन ये V शेप में होते हैं इसलिए इनका होता है। ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती, ठीक है, हालांकि ये बहुत कम पोलर होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका क्वथनांक, वो क्या होता है, इसको ज़्यादा डिफेक्ट नहीं करता, मतलब ज़्यादा इसको परेशान नहीं करता, ज़्यादा कम नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसके पीछे भी रीज़न है कि ईथर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एल्कोहल की तरह, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ईथर जो होते हैं, ध्यान रखना, ईथर्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एल्कोहल के बराबर नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से भी, ठीक है। ध्यान रखना, ईथर जो होते हैं वो जल में एल्कोहल की तुलना में कम विलय होते हैं, अल्प विलय होते हैं, क्लियर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उनमें होती है, ठीक है। इसलिए जो हाइड्रोकार्बन से यदि कंपेयर करें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके क्वथनांक क्या आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, इनके ईथर के, सही है, ओके। तो ईथरों की अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है, जो कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों के क्वथनांकों के समान होते हैं, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वे एल्कोहलों के क्वथनांक से बहुत कम होते हैं, जैसा कि निम्नलिखित स्थितियों में दर्शाया गया है। देखो इसको समझना भैया, इन्होंने क्या बोला है, जैसे ईथर का है, ये रहा ईथर, ये ईथर है, क्लियर है, ये क्या है, ईथर। एथोक्सी इथेन, एथोक्सी इथेन है, ये क्या है, एन पेंटेन, और ये क्या है, ब्यूटेन-1-ऑल। देखो यदि हम बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना, 390। यहाँ पर तो क्या होता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अगर इसकी बात करें हम किसकी बात करें, एल्केन की, तो एल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, एल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती। ईथर में होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितना अपन सोचते हैं इसको। ये अपन जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सोचते हैं ना कि भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उतनी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, इसका रीजन मैंने आपको दिया था कि आप यदि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है तो आपको हाइड्रोजन और इसके साथ 3 तत्व देखने हैं, FON, फोन तत्व देखने हैं आपको, ठीक है। फोन एलिमेंट अगर आपने देख ली, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर 3 एलिमेंट हैं और इन तीनों एलिमेंट से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो वहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके क्वथनांक, उनके गलनांक, उनकी विलेयता, ये सब कुछ बढ़ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं उनके, सही है। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, क्लियर है। जब भी मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूँ इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ, क्लियर है। अब देखना आगे, मतलब एल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें एल्केन की और ईथर की, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट लगभग कैसे है, बराबर सही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। तो मतलब अगर हम बात करें कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसका क्वथनांक तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन भैया इसके क्वथनांक ज़्यादा नहीं होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। आइए हम आगे चलते हैं। एल्कोहलों और ईथरों के क्वथनांक में अधिक अंतर का कारण, हाँ जी, एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका क्वथनांक, उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और साथ में उसकी विलेयता, सोल्युबिलिटी, वो सब क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि एल्कोहल में होनी चाहिए, मतलब एल्कोहल के बराबर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बता दिया कि एल्कोहल और ईथरों में जो क्वथनांक में इतना अंतर है, ये इतना भयंकर अंतर है, ये क्यों है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। किसकी वजह से, हाइड्रोजन आबंध, ठीक है, हाँ जी। ईथरों की जल में मिश्रणीयता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल से सदृश्य होती है, मतलब लगभग उतनी होती है। एथोक्सी एथेन, ब्यूटेन-1-ऑल दोनों ही जल में समान रूप से मिश्रणीय होते हैं। अर्थात हम क्या करें, यदि 100 ml जल में क्रमशः क्या लें, एल्कोहल लें और क्या लें, हम ईथर लें, जबकि पेंटेन जल में अमिश्रणीय होते हैं। भैया ध्यान रखना, जो एल्केन्स हैं, ये पेंटेन क्या है, एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जल में अविलय होते हैं भैया, नॉन सॉल्युबल, क्या होते हैं, नॉट सॉल्युबल होते हैं, ये जल में विलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे और हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ये जल विरागी होते हैं, जल विरागी मतलब जल से दूर भागने वाले, जल से दूर जाने वाले, ठीक है, जल आकर्षी नहीं होते हैं, ये हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्लियर है।
ये हो गया। इसकी बात करें तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए जल में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है। तो इन्होंने यही बात बोली यहाँ पर कि एथोक्सी इथेन और ब्यूटेन जो हैं, ब्यूटेन वनॉल, ठीक है, इथोक्सी इथेन और ब्यूटेनॉल, मतलब ईथर और अल्कोहल दोनों ही जल में क्या होते हैं, समान रूप से विलीय होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जगह अप्लाई नहीं होता। यदि हम हायर लेवल पर जाकर देखें तो अल्कोहल तो जल में विलय होंगे, स्पष्ट रूप से होंगे, लेकिन ईथरों की जल में विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पेंटेन मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन जल में अमिश्रणीय है। क्या आप इस फ्रैक्शन को समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। इसका कारण यह है कि अल्कोहल की भांति ईथरों का ऑक्सीजन परमाणु भी जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो इन्होंने बोला है कि ईथर जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो जल में विलय क्यों होते हैं। तो मैंने आपको रीजन दिया इसका कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो भैया जल में विलय होगा। वो क्या होगा, जल में विलय होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो सॉल्युबिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है, उसको बढ़ाती है। क्लियर। देखिए यहाँ पर ये ईथर है, यहाँ पर क्या है, जैसे मैं इसको इधर बना के दिखाता हूँ आपको, ROR, सही है। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे ये, और ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा HOH, तो यहाँ पर क्या होगा, इधर, हाँ जी, इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट इट इज जस्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अतिरिक्त स्थिर वैद्युतिकी बल होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। मतलब कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, और साथ में हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये एक अतिरिक्त स्थिर वैद्युतिकी बल होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये, ठीक है। वो ये अपना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सोलिबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, जो क्वथनांक को क्या करता है, बढ़ाता है, जो गलनांक को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ होगी वहाँ सोलिबिलिटी तो आएगी आएगी। क्लियर है, ओके। देखिए ये हो गई अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार इंग्लिश वाले फटाफट देख लो, ठीक है। देखिए ये रहा, देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बिल्कुल सिंपल सी बात बोली है, द CO बॉन्ड इन ईथर्स आर पोलर एंड दस ईथर्स हैव अ नेट डाइपोल मोमेंट। मतलब CO बॉन्ड जो होता है ईथर में, ROR होता है ना, ROR, मतलब इसमें CO बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, पोलर होता है ये, ठीक है, हमें पता है अच्छे से बहुत, क्योंकि जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता है तो भैया वहाँ पर पोलरिटी भी आ जाती है, वहाँ पर ध्रुवीय गुण भी आ जाता है, सही है। मतलब क्या होता है, पोलर होता है, और इसी वजह से ईथर्स क्या रखते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट रखते हैं, एक द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं। क्लियर, ओके। द वीक पोलरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब ईथर्स की जो बहुत कम पोलरिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है, ये इसके बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है, सही है। क्लियर। पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ठीक है। मतलब अगर इसी के मोलिकुलर मास का अपन क्या ले लें, कोई हाइड्रोकार्बन ले लें, एल्केन ले लें, तो भैया उससे यदि कंपेयर करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग क्या आता है, समान आता है। और ये हमने देखा था कि 309 किसका आ रहा है, एन-पेंटेन का आ रहा है, और इसी के बराबर मोलिकुलर मास का हमने क्या ले लिया, इथोक्सी इथेन ले लिया, मतलब ईथर ले लिया। तो ईथर और एल्केन का मोलिकुलर मास लगभग बराबर है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, लगभग बराबर हैं। क्लियर, ओके। देखिए बट आर मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। भैया एल्कोहल में से तो क्यों होगा, ये एल्कोहल तो क्या होते हैं, जल में विलय भी होते हैं, और साथ में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। किन में, भैया एल्कोहल्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एज शोन इन द फॉलोइंग केस, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, एन-पेंटेन, इथोक्सी इथेन और ब्यूटेनॉल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आइए आगे। द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एंड ईथर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सॉरी, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है, बहुत बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ईथर्स में भी होती है, लेकिन ईथर्स में स्ट्रेंथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो हम यूँ बोल देते हैं कि ईथर जो होते हैं एल्कोहल के कंपैरिजन में अल्प विलय होते हैं, मतलब एविलय नहीं बोला मैंने, मतलब अल्प विलय, लेस सॉल्युबल या स्लाइटली सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन इथोक्सीथेन की यदि बात करते हैं हम, इथोक्सीथेन और ब्यूटेनॉल में दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं इन दोनों में, तो ये ठीक है। देखो द मिसिबिलिटी मतलब होता है विलेयता, ठीक है। इसको मिसिबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी बोल दो उसको। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विद वाटर, हाँ जी, रिजेंबल दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मॉलिकुलर मास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ इथोक्सीथेन एंड ब्यूटेनॉल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, ठीक है। मतलब सेम एक्सटेंट के साथ क्या होते हैं, ये दोनों आपस में विलय होते हैं, किसमें, वाटर में। क्लियर, दोनों की विलेयता लगभग बराबर होती है। क्लियर, ओके, हाँ जी। 100 ml water respectively while pentane is essentially immiscible with water. Can you explain
दिस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल हमने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया हमने। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक एल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हाँ जी, मॉलिक्यूल एज शोन। मतलब इन्होंने क्या करा है, एल्कोहल और ईथर की तरह यहाँ पर ईथर और वाटर में क्या दिखाया है इन्होंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है। ये ईथर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या हो गई भैया, ये हो चुकी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर अपना ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी खत्म होती हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ईथर की केमिकल रिएक्शंस, और ये वाला चैप्टर हम उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, तो तब तक आप क्या कीजिए, इसको बिल्कुल रिवाइज करो, इसको देखो, ठीक है, कि ईथर जो है वो अल्कोहल और फिनॉल से किस तरह से डिफरेंस हैं, क्या इनमें समानताएं हैं, क्या इनमें भिन्नताएं हैं, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप देखिए, सोचिए और इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, और आप लगातार नोट्स अपने बनाते रहिए, ठीक है। बिल्कुल, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कहाँ पर दिक्कत आई, मैं उसका रिप्लाई वहीं कर दूंगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ओके, थैंक यू सो मच।